हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का सेट नंबर 5 यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कोड है सी। इसके क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट जो है इसमें क्या बोले हैं इसको देख लीजिए। In an aqueous solution, 5% urea and 10% glucose by mass are present. The molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kilogram mole inverse. Calculate the freezing point of the solution. आपको freezing point of solution कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए जैसा कि आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी क्वेश्चन लिखा है। अब गिवन क्या है बेटा, गिवन है केएफ और हमें निकालना है टीएफ। ठीक है, जैसा हम लोग जब इसको पढ़ते हैं ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीएफ जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टीएफ। अब ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर ये है बेटा ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ पर है ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस फार्मूले का आप देखिएगा और इसका भी थोड़ा यूज आएगा इसमें लास्ट में। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया है वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। ठीक है, तो वेट ऑफ यूरिया W1 मान लिया, ये 5 ग्राम आपको दिया है और वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया है क्वेश्चन में 10 ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर जो आपके पास आने वाला है कैपिटल W, ये 100 माइनस 5 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 85 ग्राम बचेगा। अब इस 85 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोग करते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया मतलब M2। अच्छा, यूरिया का फार्मूला क्या होता है NH2CONH2। बस एटॉमिक मास को सबको रख करके आप ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा कितना 60 ग्राम। ठीक है, पर मोल। तो मोल ऑफ यूरिया कैसे निकालोगे, W1/M1, इसको M1 माना है। तो यूरिया दिया था 5 ग्राम, अपन 60 कर देंगे तो इतने मोल आ जाएंगे। मोल आपने निकाल लिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज आप M2 ले लो। फार्मूला ग्लूकोज का क्या होता है बेटा C6H12O6। तो यहाँ पर जब एटॉमिक मास हम रखते हैं सबका, तो मेरे पास इसका मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कितना जाता है 180 ग्राम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लीजिए। 10/8 180 कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 0.055 मोल। ठीक, अब मेरे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। M यहाँ पर क्या है मोलल्टी। अब मोलल्टी क्या होता है देखो, यहाँ पर रख दिया KF इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो ये क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं नंबर अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट का मास हम लोग ऊपर ही निकाल चुके थे ना, 85 था, उसको आप किलोग्राम में चेंज कर लिए थे। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारे पास दो सॉल्यूट यहाँ पर देखा जाए तो आपके पास है ग्लूकोज भी है। ठीक है, इसमें आपके पास यूरिया भी है। तो यहाँ पर दोनों के मोल ले लिए हैं, अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर N1 के मोल और N2 के मोल यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने ये देख रहा कि यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमें डेल्टा TF मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर
आपको मिलेगा डेल्टा TF, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा TF 3.0 केल्विन ले सकते हो इसको। ठीक है, अब मैं इस फार्मूले का यूज करेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने बताया था, डेल्टा TF आपने निकाल दिया, डेल्टा T0F माइनस TF, मुझे ये बताना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, यही रखा है यहाँ पर डेल्टा T0F माइनस TF इक्वल टू क्या रखा है, ये डेल्टा TF की जगह पर आ गया आपके पास 3.02 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा T0F जो ले लिए हैं ये 273 केल्विन लिया गया है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो TF निकल कर के आ जाएगा कितना, 269.98 केल्विन। तो ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का निकल कर के आ रहा है। अच्छा, मान लो आप 273 की जगह पर ये ले लेते हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 माइनस इतना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, -3.02 डिग्री सेल्सियस। तो आप चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा। और दाहिनी तरफ आप यहाँ देख रहे होंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पर डेल्टा T0F क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लो। ठीक है, या सॉल्वेंट ले लो आप, यहाँ पर T0F आप 0 डिग्री सेल्सियस यदि लेते हो तो इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ठीक, और ये आपके पास फार्मूला डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF, ये सॉल्वेंट का होता है, ये सॉल्यूशन का होता है। अब हम लोग इसको R करके आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में होता है ना कि या तो आप ये करिए या फिर इस पार्ट को करिए। तो दूसरे पार्ट को देख लिया जाए। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी 138.9 साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो पहले गिवन पॉइंट को हम लिखते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ये दिए हैं 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मोलरिटी कितना दिए हैं बेटा 1.5। कप्पा आपको निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर फार्मूला लगा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 पानियम। कप्पा की वैल्यू आप यहाँ पर निकालना है आपको। ठीक है, तो आप इधर कर लीजिए कप्पा को, तो मोलर कंडक्टिविटी इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 हो जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा। अच्छा, पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हटा रहा हूँ तो मैं 1 10 यहाँ नीचे लिख रहा हूँ 0। ठीक है, और यहाँ हटाने से फिर यहाँ लिख दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास इतना आंसर आने वाला है। तो आप देखेंगे 5 0 है, तो 5 प्लेस के बाद आप यहाँ पर ले आकर के क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे, तो ये आंसर आएगा आपके पास। ये आ जाएगा आपका कप्पा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कप्पा को। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की तरह। तो यहाँ से आ जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में देखिए क्या कहा है। इन्होंने कहा ये अल्कोहल से रिलेटेड है। राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने का कोई 2 मेथड लिखिए। एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल विथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो आप यहाँ पर पहली बार हेडिंग डाल लीजिए। 2 मेथड लिखना है। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH प्रेजेंट हो। तो मैं पहला रिएक्शन लिख रहा हूँ फ्रॉम हेलोएल्केन। हेलोएल्केन मतलब RH एल्किल हैलाइड, जब एक्वस के बेस से रिएक्शन करता है तो अल्कोहल बनाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका R, इसका OH, ROH बन जाएगा
और इसका X बाहर जाएगा। इसकी जगह पर आप X की जगह पर ब्रोमीन ले लें, R की जगह पर C2H5Br, ठीक है, ये ले लिया, मतलब RX की जगह पर क्या ले लिया, C2H5Br, ब्रोमो एथेन नाम है। रिएक्शन कराएंगे, आपके पास एथेनॉल बनेगा, KBr बाहर जाएगा। पहला मेथड तो हो गया। दूसरा मेथड आपके पास ऐसा आने वाला है, एल्कीन से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। देखो पहले आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, अब इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो। तो देखिए पहले कार्बन था आपके पास C2H4 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, अब तुमने 2 हाइड्रोजन ऐड किया, 1 ऑक्सीजन ऐड किया, तो आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। यदि आप प्रोपीन लेते हो, ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप H+, ये OH-, तो अब यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाता है, ठीक है। देखिए वाटर का H ना डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन अधिक होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर अधिक है तो यहाँ पर जाने वाला है, तो ये हो जाएगा CH3 और OH यहाँ जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा प्रोपेन टू आल। ये मार्कोनी का प्रोडक्ट है। तो 2 मेथड हम लोगों ने देख लिया है बनाने का एल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन इसका डिफरेंट टेम्परेचर में। रिएक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल विद कंसनट्रेट H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने लिया एट 383 केल्विन और 110 डिग्री सेल्सियस। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो बनाता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। देखिए आपके पास, इसको आप ऐसा लिख लो, देखिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं C2H5OH प्लस HSO4, ऐसे लिख लो और यहाँ से वाटर बाहर करो, ठीक है। तो आपके पास बनेगा C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसी का नाम है। यही तो बना, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, आप लेकर जाते हो 413 केल्विन पर। देखिए अब मैंने डिफरेंट टेम्परेचर लाया है, 413 केल्विन पर लेकर जाते हैं तो, या फिर 140 डिग्री सेल्सियस उसी को बोल सकते हैं, तो यहाँ पर ईथर बनता है, ठीक है। तो ईथर बनने वाला है, तो यहाँ एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से वाटर जाएगा बाहर, इसका H इसका OH, तो ये बच जाएगा C2H5O, C2H5 जो यहाँ पर बना है ईथर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, इसका नाम है डाई एथिल ईथर या फिर एथॉक्सी एथेन इसे बोल सकते हैं। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनाता है, ईथर। आपके पास दूसरा देखेंगे हम लोग, ये टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए या 443 केल्विन, तो फिर आपके पास एल्कीन बनता है, एथीन, और वाटर बाहर जाता है। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर पर रिएक्शन है। अब इसी का आर पार्ट है। आर में आपके पास 2 रिएक्शन दिया है और इसमें आपको 2.5 नंबर का है, ठीक है। तो पहला तो इन्होंने दिया रेमर-टीमन रिएक्शन, जो बच्चों को भी याद है, बहुत काफ़ी बार आता है, हर सेट में हर साल रेमर-टीमन रिएक्शन आपको मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, फिनाल क्लोरोफॉर्म NaOH से रिएक्शन करता है, वाटर लास्ट में हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है, तो आपके पास बनता है आर्थो हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हो उसको, आर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सैलिसिलडिहाइड बोलते हो, ठीक है। ये देखिए एल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड, यहाँ पर आर्थो पर हाइड्रोक्सी है, मिला जुला करके यहाँ पर आपके पास सैलिसिलडिहाइड बन रहा है। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड ले लें क्लोरोफार्म की जगह पर, तब यहाँ पर बनेगा क्या, COOH बन जाएगा, तो उसे सैलिसिलिक एसिड बोलोगे। तो अभी हम लोग यही केस देख रहे हैं, तो यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड बन रहा है, ठीक है। अच्छा 2.5 नंबर का है, तो आप मैकेनिज्म इसका देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपके पास ये क्लोरोफार्म है, ठीक है, NaOH से रिएक्शन करता है तो डाइक्लोरोकार्बीन बनता है,
जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। NaClH2O बाहर जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखोगे जब फिनाल से H निकालते हो तो फिनाक्साइड बनता है, H बाहर चला गया। अब लिखा होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर बेटा यही है CCl2 ऑन फिनॉक्साइड आयन। तो बस यहाँ पर आप अटैक करवाने वाले हो। ये हाइड्रोजन दिखाया गया है बेंजीन रिंग का है, तो यहाँ पर अब देखेंगे तो ये बांड यहाँ टूटेगा और इसका जो H है ना वो इसके पास आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, लाओगे NaOH2 मॉलिक्यूल के, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 NaOH लाएंगे, तो यहाँ देखिए एक OH यहाँ आ जाएगा और एक OH यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास आप निकाल सकते हो 2 NaCl बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब एक कार्बन पर 2 OH है, तो यहाँ से वाटर निकलने वाला है, तो वाटर निकाल देंगे, तो देखिए यहाँ वाटर निकाला गया है। तो हमारे पास क्या बन गया, आपके पास ये CHO ग्रुप बन गया। अच्छा, लास्ट में एसिडिफिकेशन किया गया तो ये H यहाँ आ जाएगा, तो बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, तो आप यहाँ से जब रायमर-टिमन रिएक्शन मिले तो आप इसको लिख सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ से मैकेनिज्म नहीं आता है तो कोई बात नहीं। फिनाल क्लोरोफॉर्म ऑब्लिक NaOH, सेकंड स्टेप में वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस और बनेगा सैलिसिलडिहाइड। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये है आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं कौन सा रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में जो है आपके पास बनता है सैलिसिलिक एसिड। फिनाल पहले रिएक्शन करेगा NaOH से, सोडियम फिनाक्साइड बनाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो CO2 है ना, यहाँ पर जो CO2 आने वाला है आपके पास, ये यहाँ एक हाइड्रोजन होगा। अच्छा, हाइड्रोजन के बीच में CO2 को ले आए तो COOH हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो आपके पास बनने वाला ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनने वाला है। ठीक है, आप इसी को बोल सकते हो क्या, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक, तो आपके पास यहाँ आप बोल लो इसको सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड ये बन जाएगा। ठीक, तो कोल्बे रिएक्शन में क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो हमारे पास आ गया ये। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ये यहाँ पर जो CO2 है ना, ये वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, तो CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आता है। ठीक, आप ऐसा भी देख सकते हो बेटा, बहुत से बच्चे लिखते हैं जैसे आपके पास ये फिनाल है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अभी मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, एरो पर मैं लिख रहा हूँ NaOH ऑब्लिक CO2 और दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन कर देना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ CO2 का केवल काम, CO2 आता है और इसी के बीच में आकर के बैठ जाता है, समझो CO2। ठीक है, तो यहाँ जब ये बन आएगा तो आपके पास क्या बनने वाला है, ऐसे पूरा रहने दो, और ये जो आपने दिखाया ये H वाला, इसी के बीच में क्या रखना है, COOH। तो यही तो बनने वाला है, इसी को बोला जा रहा है सैलिसिलिक एसिड। देखिए आपके पास ये बन रहा है। ठीक है, ये आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, ये माइनर है, ये मेजर है, तो ये इंसर्शन हो जा रहा है, ऐसा भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ से देखिए आपको मिलने वाला है, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, राइट ओनली केमिकल इक्वेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। पिक्रिक एसिड बनाना है क्लोरोबेंजीन से, तो पिक्रिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन आपने लिया NaOH से 6 to 3 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर,
रिएक्शन कराएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसका एसिडिफिकेशन आपने किया, डाइल्यूट HCl लाया, तो यहाँ से NaCl बाहर कर दिया, बन गया आपके पास फिनाल, और फिनाल का नाइट्रेशन आपने कर दिया कंसनट्रेशन 3 की प्रेजेंस में, तो बन गया पिक्रिक एसिड। ठीक है, अब इसको नंबरिंग दे दो, ये 1 है, 2 3 4 5 6, तो देख रहे हैं ना 2 4 6 पोजीशन पर नाइट्रो है, 3 बार है, तो ट्राई नाइट्रोफिनाल और पिक्रिक एसिड इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है, आपको बनाना है डाइक्लोरोबेंजीन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर हेलोजिनेशन होगा, तो आर्थो पैरा पर एक क्लोरीन और लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक मेजर प्रोडक्ट आपके पास बनने वाला, एक माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास सल्फोनेशन रिएक्शन करना है इसका, क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से बनाना है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसको, यहाँ पर सल्फोनेशन आर्थो और पैरा पर क्या जा रहा है, SO3H ला करके हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, और वहाँ से मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है, एक H जाएगा, SO3H आएगा, तो यहाँ से ऐसा बन जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर, इसी का R करके पार्ट आता है, और ये क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइलो एल्केन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना है, तो आप SN1 SN2 रिएक्शन को लिखें। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप देख रहे होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ व्हेन ए ग्रुप आर एटम रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे सबस्ट्रेट है, X बाहर जाएगा, तो X जाने वाला न्यूक्लियोफाइल आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक तो SN1 रिएक्शन आप पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और दूसरा पढ़ते हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, जिसे SN2 रिएक्शन आप बोलते हो। अब दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, SN1 और SN2 को। तो पहला हम लोग देखेंगे SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन आप देखेंगे तो पहली बात तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, न्यूक्लियोफाइल बेटा दोनों साइड से अटैक कर सकता है, और ये टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा देता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए यहाँ पर लिया गया 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, इसका नाम है 2-ब्रोमो 2-मेथिल प्रोपेन। आप यहाँ से रिएक्शन करा रहे हैं, बन रहा आपके पास OH यहाँ आ रहा, ब्रोमीन बाहर जा रहा। ठीक है, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल। इसकी मैकेनिज्म देख लो। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, स्लो स्टेप है, यहाँ से पहले Br बाहर जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसी को कार्बोकैटायन बोला जाएगा, और ये टर्सरी कार्बोकैटायन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट। अब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है, स्टेप फास्ट होता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड पर, न्यूक्लियोफाइल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। और रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड ज़्यादा SN1 रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और ये सबसे कम मेथिल हैलाइड। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लेंगे तो टर्सरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। ठीक, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, इसके लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, ROH, NH3 ETC की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम लोग देखेंगे SN1 SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जिसे वाल्डर इन्वर्जन बोलते हो।
इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, स्टीरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें हो जाता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, और यहाँ पर जिस एल्किल हैलाइड में स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगा वो ज़्यादा SN2 देना प्रीफर करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे CH3Cl OH से रिएक्शन करके CH3OH बनाया जा रहा है और Cl बाहर जा रहा है। तो देखिए इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे जैसे करीब आ रहा है इस कार्बन के, वैसे कार्बन क्लोरीन के बीच बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा, इसी को बोला जाता है, इन्वर्ट हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग यहाँ पर 5 हो जाने वाली है। ठीक, उसके बाद तुरंत प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ये OH देखिए आप इधर लिखा हूँ, इसका मतलब ये है कि बैक साइड से आ रहा है। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास दोनों पर डिपेंड करेगा, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर, इसलिए ऑर्डर इसका क्या होता है बेटा 2। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन के लिए है, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, फिर इसमें सबसे ज़्यादा ये है, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एसीटोन, THF, DMF, DMSO। ठीक, अब हम लोग देखते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट देखा जाए, और बी पार्ट में आपके पास ऐसा होने वाला है, यहाँ भी हमें लगता है कन्वर्जन ही है। हाउ विल यू ऑब्टेन बेंजोइक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, आप टॉलुइन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाओगे, तो बेंजोइक एसिड फ्रॉम टॉलुइन, तो देखिए एल्किल बेंजीन कंटेनिंग बेंजाइलिक हाइड्रोजन एटम व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय अल्कालाइन और एसिडिक KMnO4 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है KMnO4 कि जो एल्किल बेंजीन होता है ना उसको COOH में चेंज करता है। तो देखिए पहले ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सोडियम बेंजोएट, और इसका एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक, तो यही है आपके पास बेंजोइक एसिड। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनाना है बेंजामाइड से बेंजोइक एसिड, तो देखिए यहाँ इसका भी एसिडिफिकेशन किया, हाइड्रोलिसिस किया गया, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड प्लस अमोनिया बाहर चला गया। आप इसको यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। ठीक, हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, ये आपके पास बेंजामाइड है। ठीक, आपके पास ये बेंजामाइड है, इस बांड को तोड़ना है तुम्हें, इधर OH देना है, इधर H, तो ये क्या हो जाएगा NH3, अमोनिया बाहर चला जाएगा, बचेगा आपके पास COOH, यही बनाना है बेंजोइक एसिड, यहाँ पर आपको बन गया। नेक्स्ट आपके पास है बेंजोइक एसिड फ्रॉम एथिल बेंजोएट, एस्टर है एथिल बेंजोएट। ठीक है, तो इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, तो देखो यदि आप यहाँ पर इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करो तो इसको H दे दो, इसको OH। ठीक है, यहाँ पर ऐसे तोड़ो, इसको H, इसको OH, तो आपके पास यहाँ H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड और ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक, अब इसका R पार्ट देख लिया जाए, इसमें पूछ लिया एल्डोल कंडेंसेशन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन कैसे कंपाउंड देंगे, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, रिएजेंट ऑफ NaOH Na2CO3 बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं। अब अल्फा कार्बन क्या होता है, मान लो आपके पास CHO ग्रुप है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है और इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे आप जब देखेंगे यहाँ पर एक कार्बोनिल कार्बन कीटोन वाला, ये भी अल्फा है, अल्फा डैश मान लो। मैं यहाँ पर एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर CH3CHO को मैंने ऐसे लिखा है और दूसरे CH3CHO को ऐसा लिखा है, H मतलब ये CH3CHO ही है। तो देखो इस बॉन्ड को मैं यहाँ ले जा रहा हूँ तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा,
अच्छा, ये जो बांड आपके पास है, आप बांड को इसको ऐसे कुछ तोड़ो, ठीक है। इसको जब ऐसे तोड़ोगे तो ये H+ के रूप में जाएगा और यहाँ माइनस चार्ज आएगा। अच्छा, यहाँ प्लस था, इसके बीच आप बांड बनाओगे। अच्छा, इसका जो H+ है इसकी ओ नेगेटिव के पास पहुँच जाएगा, तो आपके पास कुछ ऐसा बनने वाला है। ये H आ जाएगा और इसके बीच बांड। ये आपके पास अल्फ़ा है, ये बीटा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन जाता है, जिसे एल्डोल बोला जाता है। एल्डोल में क्या है, एक एल्डिहाइड यहाँ पर है, एक अल्कोहल ग्रुप है। जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H ये वाटर के रूप में बाहर जाएगा, तो यहाँ इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो इसी का नाम क्या हो जाता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आप हम लोग लेते हैं एसीटोन, ठीक है। इसी का नाम है एसीटोन बोल लो या प्रोपेनोन बोल लो, ठीक। अब मैं CH3CO को इस तरह से लिख रहा हूँ, फिर से मैं वही कर रहा हूँ। इस बॉन्ड को यहाँ घुमाया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर CH3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, HCH2। ये यहाँ बॉन्ड घुमाया, ये आएगा इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये आएगा इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आप देखोगे कुछ ऐसा बन जाएगा। रिएजेंट आप यहाँ पर ले रहे हो बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो एक कीटोल बन रहा है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप निकालिए, इसका OH और इसका H, तो वाटर जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है। तो ये आपके पास कीटोन में हम लोगों ने रिएक्शन दिखा दिया। अब इसके दो पार्ट और हैं, दो रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन वाला देख लिया जाए। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का बाहर जाना, ठीक है। ये सोडा लाइम है, सोडा लाइम जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। मुझे मान लो करना है, ये आपके पास RCOOH है। अब यहाँ से मुझे ये CO2 को बाहर करना है, तो मेरे पास RH बनेगा। यही मेन मतलब है CO2 का निकलना, डीकार्बोक्सिलेशन। अब देख रहे होंगे लेकिन किस तरह से लिखा है। सोडा लाइम मैंने लिख दिया है, NaOH के मिक्सचर को, कैल्शियम ऑक्साइड है ये। पहली बात तो सोडियम को मैंने रिएक्शन कराया, तो RCOONA बना, हाफ H2 बाहर गया। अब सोडा लाइम को लाएंगे, तो NaOH रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। यहाँ से देखो इतना पार्ट मैं निकाल रहा हूँ, तो ये Na2CO3 बन रहा और ये R और ये H बन रहा, ठीक है। तो यहाँ से CO2 निकल रहा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर R की जगह पर से H3 ले लिया गया और आपके पास यहाँ पर एल्केन बन रहा, ठीक। तो ये है यहाँ पर। और लास्ट में हम लोग देखते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो वो कैनिजारो देगा। यहाँ पर रिएजेंट ला सकते हैं, कंसनट्रेट NaOH और कंसनट्रेट KOH। अब यहाँ पर देखो बेटा, मैं मेथेनल के 2 मॉलिक्यूल लिया हूँ, ठीक है। तो एक का हो जाएगा रिडक्शन, एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा और इसी के रिडक्शन से क्या बनने आ जाएगा, इसी का साल्ट, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें। जैसे आपने कहा कि यदि हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करा दें तो HCOOH बन जाएगा ना, लेकिन उसमें सॉल्यूशन में NaOH भी तो प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये वाटर बाहर चला जाता है और इस फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। Na कर लो या K कर लो, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ KOH है तो क्या आ गया, यदि NaOH होता तो Na आ जाता, मतलब ये आपके पास बनेगा। यहाँ पर वैसे यदि आप बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो एक का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ से बेंजिल अल्कोहल बनेगा, सोडियम बेंजोएट। ये तीसरा कंपाउंड है जो भी आपके पास कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, जिसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो आज हम लोग बेटा 5 सेट कंप्लीट कर लिए हैं 2023 के।
और आप सब चैनल को देख रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।